अभय को पता चला कि उसके मम्मी पापा को ये डर है कि कहीं वो मुंबई जाकर वहीं शादी करके बस ना जाए, इसलिए उन्होंने उससे शादी करके मुंबई जाने के लिए कहा है। अभय अपने मम्मी पापा को समझाते हुए बोला, अगर कोई और शादी करके वहीं बस गया, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। आप ऐसे ही किसी से मुझे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? और फिर अगर मुझे मुंबई में ही बसना होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा? विशाल जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? क्या सच में तुम्हारा मुंबई में बसने का इरादा है? अभय ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं वही तो आपको समझा रहा हूं। अगर मैं मुंबई में ही रहना चाहता तो मैं किसी से भी शादी करके रह सकता हूं। चाहे लड़की इंदौर से हो या मुंबई से, क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं वापस इंदौर आना चाहूं तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हुई है या नहीं, या जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो किस शहर से है। अगर कोई बात मैटर करती है तो वो ये है कि मैं क्या चाहता हूं, और मैं कभी भी आप लोगों को छोड़कर कहीं और नहीं रह सकता। साल का समय ही कैसे कटेगा सिर्फ मैं जानता हूं। अगर इस काम में साहिल इन्वॉल्व नहीं होता तो मैं किसी भी कीमत पर मुंबई नहीं जाता। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। काका जी की बातों में आकर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं और रह सकता हूं? ये सुनकर नीलम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है चुन्नू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, ये सही है कि काका जी की बातों से हम थोड़ा डर गए थे, मगर मगर माँ बाप का मन ऐसा ही होता है बेटा। जब तुम्हारी खुद की औलाद होगी ना, तब तुम शायद हमें समझ पाओगे। विशाल जी बोले, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है बेटा। ये डर इसलिए है कि हम लोग तुमसे दूर नहीं होना चाहते। फिर भी तुम्हें हमारी बातों का बुरा लगा है, इसके लिए सॉरी। इतना सुनकर अभय ने तुरंत ही कहा, अरे पापा प्लीज, आप लोग सॉरी मत कहिए। मैं आप लोगों के मुंह से सॉरी नहीं सुनना चाहता। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। ये तो एक गलत फहमी थी जो दूर हो गई है। अच्छा, क्या मैं बिना शादी के मुंबई जा सकता हूं? हाँ हाँ, अभय ने हंसते हुए पूछा। उसके साथ हंशु भी हंसने लगा। विशाल जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम अब मुंबई जा सकते हो, और शादी का फैसला तब लेना जब तुम्हें ठीक लगे कि तुम शादी के लिए तैयार हो। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। नीलम जी बोली, चुन्नू बेटा, इन सारी बातों से कभी भी ये दिमाग में मत लाना कि हम शादी के लिए तुम पर कोई जबरदस्ती करने वाले हैं। तुम जब भी जिस किसी भी लड़की से कहोगे उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा। अच्छा अच्छा, चलो अब तुम्हारे मुंबई जाने की तैयारी करते हैं। अभय बोला, अभी उसमें थोड़ा समय है मम्मा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज का दिन हम लोग एक साथ बिताएं। हम सब कहीं बाहर चलते हैं, दिन भर आउटिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे और शाम तक वापस आएंगे। क्या कहती हो? नीलम जी और विशाल जी को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अंशु भी ये सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा, मुझे एक जगह पता है, खंडवा रोड पर एक वाटरफॉल है, वहां चलते हैं। मस्त लॉन्ग ड्राइव, ट्रैकिंग सब एक साथ हो जाएगी। और फिर वो जगह इतनी अच्छी है ना कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और फिर ये जगह बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बस यही कोई 38 किलोमीटर होगी। सभी को अंशु की बात पसंद आई। उन्होंने वहीं जाना डिसाइड किया। अंशु ने तुरंत निशी को आवाज दी, जो अपने कमरे में मूवी देख रही थी। निशी जैसे ही विशाल जी और नीलम जी के कमरे में आई, उसने घर के बाकी सारे मेंबर्स को एक साथ देखकर चौंकते हुए कहा, आप सब लोग इस तरह एक साथ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? अंशु ने सीरियस होकर कहा, कुछ ठीक नहीं है निशी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। निशी ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? अंशु बोला, तुझे कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। निशी ने कहा, देख अंशु, इतना माहौल मत बना, मुझे डर लग रहा है, जल्दी बता क्या प्रॉब्लम है। तभी अभय ने निशी के पास आते हुए कहा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बहना, अंशु तो तेरी खिंचाई कर रहा है। एक्चुअली हम सभी ने आज का संडे कहीं बाहर मनाने का सोचा है। चल जल्दी से तैयार हो जा, हम सब कुछ देर में निकलने वाले हैं। निशी ने उछलते हुए कहा।
ओ वाओ, तब तो बहुत मजा आएगा, है ना? इतना कहकर उसने अंशु की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तू ना कभी नहीं सुधर सकता। पता है कितनी टेंशन में आ गई थी मैं। विशाल जी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो, अब लड़ना बंद करो और जल्दी से चलने की तैयारी करो। कुछ देर बाद वो सभी घूमने के लिए निकल गए। शाम तक सिल्लू भी नमिता के पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। उसने आज नेवी ब्लू कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था और उसके साथ मैच करते हुए डायमंड इयररिंग्स पहने जो उसके कंधे तक आ रहे थे, और साथ में डायमंड ब्रेसलेट पहना था। इसके साथ उसने सिल्वर कलर का क्लच कैरी किया और साथ में उसके हाई हील्स पहने। डिसेंट सा पार्टी मेकअप और उसके खुले रेशमी बाल उसे परफेक्ट लुक दे रहे थे, और हमेशा की तरह वो आज भी गजब ढा रही थी। थोड़ी देर में स्नेहा उसे लेने आ गई थी। सिल्लू को देखते ही स्नेहा ने कहा, अरे वाह सिल्लू, आज की पार्टी में तो सभी के होश उड़ जाएंगे। कितनी प्यारी लग रही है तू। सिल्लू ये सुनकर एक नकली हंसी हंस दी और बोली, थैंक यू मैम। फिर वो दोनों स्नेहा की कार में बैठकर पार्टी की ओर चल दी। जिस रिजॉर्ट में पार्टी थी वो इंदौर शहर से बाहर था। ये एक वाटर कम अम्यूजमेंट पार्क था। यहाँ फुल डे आउटिंग की पूरी व्यवस्था थी। पार्टी के लिए अलग व्यवस्था थी। यहाँ पर डिस्को थे, डाइनिंग एरिया था, स्विमिंग पूल भी था और कई सारे गेम्स भी थे। बड़े से लेकर छोटे बच्चों के एंजॉयमेंट की हर चीज यहाँ पर थी। नमिता ने पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मतलब उसकी पार्टी स्विमिंग पूल के किनारे अरेंज की हुई थी। पूल के किनारे राउंड टेबल्स लगी हुई थी। बहुत शानदार लाइटिंग अरेंजमेंट्स थे और हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। वेटर सभी लोगों को खाना पीना सर्व कर रहे थे। पूल से कुछ ही दूरी पर डिस्को बना हुआ था। हालांकि अभी पार्टी बाहर ही चल रही थी, कोई भी डांस नहीं कर रहा था। पूल से कुछ फीट दूर एक स्टेज बना हुआ था जो पूरी तरह से बलून्स और रंग बिरंगी डेकोरेटिव स्ट्राइप से डेकोरेटेड था। जब सिल्लू और स्नेहा पार्टी में पहुंचे तो वहां पहले से ही कई सारे लोग आ चुके थे। स्नेहा ने पार्टी में नमिता को खोजा और फिर उसके पास पहुंची। दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिली। फिर नमिता ने स्नेहा से कहा, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, चल स्टेज पर केक कटिंग का समय हो गया है। नमिता स्नेहा को अपने साथ लेकर चली गई। सिल्लू वहीं खड़ी रह गई।